हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक से ज्योग्राफी। और इससे पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 40 एमसीक्यू में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के मैप हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया दक्षिणी भाग, ठीक है, और ये मुख्य भूमि होता है। अगर अंडमान निकोबार को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आ जाता है, लेकिन मुख्य भूमि हमारा यहाँ से लेकर के कवर होता है। तो हम यहाँ से अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा होगा मुख्य भूमि का ये अक्षांश। अगर हम जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात की जा रही है। और ये जो पड़ता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर में जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी जो छोर हो जाएगा, वहाँ से कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ये भी आपका उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोब पर हमारा जो भारत पड़ता है वो 0 डिग्री के ऊपर आता है। तो ऊपर आने का मतलब ये उत्तरी भाग हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है तो ग्रीनविच से क्या होता है? ग्रीनविच से अगर हम देखा जाए तो ग्लोब पर ये हमारा 0 डिग्री अगर ऊपर में देखा जाए देशांतर हुआ तो भारत हमारा कुछ इस तरह से पड़ता है इधर। तो ये क्या हुआ? ये ईस्ट है। तो ये जो लाइन आपका क्रॉस होता है, जैसे कि आपको पता है कि इलाहाबाद या फिर नैनी के नज़दीक से होकर के गुजरता है मिर्ज़ापुर से, तो हम ये कह सकते हैं 82.5 डिग्री जो होता है वो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये देशांतर लाइन है तो ये आपका पता है पूर्वी देशांतर होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयुमा कहाँ स्थित है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होता चलेगा। हिमालय पर्वत की एक जो अराकनयुमा श्रेणी है वो म्यांमार में पड़ता है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी जो पड़ता है वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सिक्किम। अगला पॉइंट्स, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो, और ये भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों के तीनों नदियों का। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेतवा। अगर हम बात करें कि वेतवा किसकी सहायक नदी है तो ये यमुना की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ ले कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी होती है तो ध्यान रखिएगा यमुना की मेनली हम तो 3 सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, जैसे बेतवा होता है, चंबल होता है और एक होता है केन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित है और यहाँ से हम कहते हैं कि 2 नदियाँ निकलती है। जैसे कि ऊपर में अगर हम बात करें, जैसे मानते हैं ये अमरकंटक है तो अमरकंटक से 2 नदियाँ, इस तरफ से नर्मदा बहता है यानी नर्मदा पश्चिम की तरफ, और उत्तर की तरफ सोन नदी बहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ इसी तरह के रोज़ाना अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध कह सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा सकता है कि टिहरी बांध जो किस नदी पर बनाया गया, तो कह सकते हैं भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। मेट्यूर बांध अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा मेट्यूर बांध कह सकते हैं तमिलनाडु में। सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, मेट्यूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध का संबंध हो जाता है कृष्णा नदी से, ठीक है, कृष्णा नदी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
अगला प्रश्न, गंगा के मैदानों की पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है क्या कहलाती है? यहाँ पे ध्यान देना है, पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? कछारी मिट्टी यानी कि इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। ठीक है, जो नई मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, जबकि पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, दाक्षीग्राम जो है वो हंगुल के लिए होता है। यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, दाक्षीग्राम हंगुल के लिए फेमस है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में आपका होगा। फिलहाल डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। रिडले कछुआ का, तो ये कह सकते हैं उड़ीसा में गाहिर माता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गाहिर माता उड़ीसा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल जो लमजाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? किबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ है, ये आपका पड़ता है मणिपुर में। सी बिल्कुल सही आंसर है, मणिपुर। मणिपुर से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, जैसे लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है मणिपुर में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात। ठीक है, साल्टो एंजिल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है वेनेजुएला में। अच्छा, वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है? वेनेजुएला की राजधानी होता है कराकस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में हम लोग जानते हैं कैस्पियन सागर। आपको नाम यहाँ पे सागर दिखता होगा, लेकिन ये सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैस्पियन सागर की जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सागर की तरह इसको माना जाता है। तो कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील ही है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा था कि कैस्पियन सागर अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? कुल 5 देशों के साथ। और इन 5 देशों के नामों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, पहला देश है कि ईरान, आप याद रख सकते हैं। दूसरा अजरबैजान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा रूस और पांचवा एक कह सकते हैं काजाकिस्तान। तो इन 5 देशों के नामों को भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये खोज की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रहों का गति नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। जेएल बेड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जेएल बेड टेलीविज़न के आविष्कारक माने जाते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के नियम निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सूर्य के संगठन में सहायक जो गैसेज हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। और सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा? तो संलयन अभिक्रिया होता है, ध्यान रखिएगा, संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि सियाल, सीमा और नीफेक के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? अगर हम पूरे वृत्त पर सबसे बड़ा सर्किल देखें तो कौन सा होगा? सबसे बड़ा सर्किल आपको पता होगा कि जो बीचों बीच से अगर हम लोग, जैसे कि अगर इसको हम इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कह सकते हैं, यही सबसे बड़ा वृत्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के रूप में हम लोग बैकाल झील को जानते हैं, जो कि साइबेरियाई क्षेत्र में पड़ता है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा का ही इंग्लिश में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि अगर हम ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखते हैं, जो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ठीक उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की, तो ये हमारा मकर रेखा होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, यानी कि कर्क रेखा। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जानते हैं, और ये एक प्रकार की गर्म जलधारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है?
समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? जो गर्म धारा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला पॉइंट, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? मैंने लगभग सारे टॉपिक्स पे अच्छे तरीके से नोट्स आपको हर बार प्रोवाइड करा दिया है। पेड क्लासेस में हमारा सब चीज़ नोट्स कंप्लीट हो चुका है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मई से लेकर के अब तक, उनका सारा नोट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उन्हें कोई टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से बारीकी से बताया गया, जहाँ से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें आपको कराई जा चुकी है। तो देखिए, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि ऊपर में आपका क्या होता है, ऊपर में अगर हम बात करते हैं तो सियाल, सीमा, नीफे आता है। तो सियाल, सीमा और सबसे अंदर का जो कोर होता है उसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। निकेल और फेरस इसमें आता है। ठीक है, निकेल और यानी कि लोहा कह सकते हैं। तो 2, 1, 3, 2, 1, 3 कहाँ पे मैच कर रहा है? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैसेस है वो नाइट्रोजन है, 78.03, यानी कि अराउंड हम जानते हैं कि 78% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है करीब 20.80 के करीब, लगभग हम 21% मान करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चंस में वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो अक्रिय गैस है वो कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सा है? वो होता है आर्गन। आर्गन की मात्रा 0.93% होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और अक्सर पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की परसेंटेज कितनी है? तो 0.03%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल सही आंसर आपका हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति वर्ष 10 वर्ष के अंतराल पर होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको पता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन उस वक्त के बाद से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रति वर्ष 10 वर्ष पे जनगणना स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं 1881, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है। बात यहाँ पे जनसंख्या की जा रही है। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शंस में कह सकते हैं कि 17.5। ठीक है, 17.5% ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का हिस्सा पूरे विश्व में कितना है, तो 2.42%, ये भी याद रखिएगा। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारतीय जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, और 2021 में जो होने वाला है वो कह सकते हैं वो 16वीं जनगणना होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि पनियान और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान और इरुला जनजाति का संबंध हो जाता है केरल से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कह सकते हैं क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका इडुक्की, केरल में। ठीक है, इडुक्की केरल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की परियोजना और राज्य के साथ यहाँ पे मैच करना है, तो चलिए एक एक करके मैच करके देखते हैं। कोसी परियोजना आपको पता है बिहार में। नागार्जुन परियोजना की अगर हम बात करें तो ये इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा, नागार्जुन परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश के साथ, कृष्णा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना जो कि कह सकते हैं ये मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। और हीराकुंड बांध की बात करें या फिर हीराकुंड परियोजना कह सकते हैं, तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, जो कि महानदी पर कह सकते हैं। तो अगर हम अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच करें तो ए का 1 होगा, बी का 3 होगा। बी का 3 यहाँ पे सही आंसर, यहाँ पे देखिए। और सी का क्या? मयूराक्षी बंगाल में, तो सी का 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1988 में। ठीक है, 1988 ऑप्शन सी करेक्ट है। आखिरी प्रश्न देख लीजिए क्या है। डफला तथा सिन्हपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? डफला तथा सिन्हपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आज गुरु पूर्णिमा था, उसके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा था, जिसमें फ्रेंड्स आपको बिहार एसआई का जो टारगेट बैच है जुलाई मंथ का, वो सिर्फ और सिर्फ 107 रुपये में मिल जाएगा, जिसकी प्राइस 149 है। बट आपको आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं 24 जुलाई के लिए सिर्फ ये आपका ऑफर था। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाकर के हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि इसी तरह के रोज़ाना अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।